हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कि कैसे एक भारत के जो कलाकार थे, कला से जुड़े हुए लोग थे या फिर शिल्प से जुड़े हुए लोग थे या फिर घड़ा बनाने वाले लोग थे और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो थे, वो इस अंग्रेजों की नीति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से कैसे बेरोजगार हो गए और कैसे अपना इनका नौकरी चला गया, बिना नौकरी के हो गए, बेरोजगार हो गए और इन लोगों ने कृषि के तौर पर अपने आप को, कृषक के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाया। कृषि के तौर पर इन्होंने अपने जीवन को आगे देखा और ये कृषक बन गए, किसान बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहीं पर जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, 10 within half a century of the battle of Plassey, बंगाल was no longer a prosperous region। जो बंगाल बहुत ज्यादा धनी हुआ करता था, वो हाफ ए सेंचुरी ऑफ द बैटल ऑफ पलासी, पलासी के बाद यानी कि बैटल ऑफ पलासी के बाद या फिर कहें तो बैटल ऑफ पलासी से लगभग 50 साल के बाद जो बंगाल जो बहुत ज्यादा धनी हुआ करता था, वो लगभग लगभग कंगाली के तौर पर या फिर कहें तो अपने जो धनवान वाली जो चीजें थी वो सारी चीजें उसकी समाप्त हो गई, गरीब बन गया। द फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ऑफ बंगाल वाज डिस्ट्रॉयड, जो बंगाल में जो तेजी से जो उद्योग चल रहे थे वो सारे बर्बाद हो गए। एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री सैंक, और जो व्यापार और जो उद्योग था वो सब भी लगभग लगभग सा बंद हो गया। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टाउन वंस फेमस फॉर देयर फैब्रिक वाज द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जो डिक्लाइन। अगर हम इन सारे चीजों के और परिणाम की बात करें, बुरे परिणाम की बात करें, तो वैसे वैसे शहर जो अपने वस्त्र उद्योग के कारण से, वस्त्र के कारण से भारत में पहचाने जाते थे, उन सब का भी पतन हो गया। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के तौर पर पहचाने जाते थे, उन सारी चीजों का भी पतन हो गया। वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रूइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अलग अलग जो शहर वगैरह जो पहचाने जाने जाते थे अपने कपड़े के लिए, अपने वस्त्र उद्योग के लिए, उन सारी चीजों का भी पतन हो गया इन सारी चीजों के बाद। यानी कि हम लोगों ने देखा कि कैसे ये सारी चीजें हो गई। यह व्यक्ति जो है वो दादा भाई नेहरू जी हैं, इनकी बात करेंगे हम लोग। पहले आप इस चित्र में इस व्यक्ति को पहचान लीजिए, पहले से पहचान रहे होंगे तो अच्छी बात है, और एक बार फिर से देख लीजिए। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं एक फैक्ट फाइल की, एक तथ्य की बात करते हैं। दादा भाई नेहरू जी के बारे में ही दिया हुआ है। दादा भाई नेहरू जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी जो एक भारत के महान नेताओं में से इनका नाम आता है, रोट इन हिज बुक, उन्होंने अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था दैट थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल, पूरे ब्रिटिश शासन में देयर वाज अ कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन। पूरे ब्रिटिश शासन में दादा भाई नेहरू जी ने कहा था कि जितना इन्होंने ब्रिटिश शासन को देखा है, पूरे ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने भारत के संपत्ति को अपने देश ले गया, या फिर कहें तो अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति को अपने देश ले जाना हुआ। भारत की संपत्ति को, भारत के जो वेल्थ थे, अंग्रेजों ने अपने देश में बहाकर ले गया, या फिर कहें तो ले गए, अंग्रेजों के द्वारा भारत की संपत्ति को ले जाना हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया की, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ भारत की, भारत के औद्योगिकरण की। लिखा हुआ है the 18th century, India was known for its manufacturing and agriculture output। अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अपने उत्पादकता, बनाने वाली क्षमता और अपने कृषि के लिए जाना जाता था। बट द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिस्ट्रॉयड इंडियन मैन्युफैक्चरर। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजी शासन और अलग अलग नीति के बनने के बाद भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इनफैक्ट अगर बात करें तो, वास्तविकता की बात करें तो, ऑल द कॉलोनियल पॉलिसीज वेयर मेड टू सबऑर्डिनेट द इंडियन इकोनॉमी टू द ब्रिटिश वन। अगर सही सही सीधा सीधा बात करें तो जितने भी कॉलोनियल पॉलिसी, जितने भी अंग्रेजों के द्वारा नीति बनाए गए थे, वो सब भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके, या फिर कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए बने गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके अंग्रेजों के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। और ऐसा हम लोगों ने दादा भाई नेहरू जी के
विचारों से भी देखा कि दादा भाई नेहरू जो उस समय थे उन्होंने क्या देखा, अंग्रेजों के बारे में क्या समझा, इन सारे चीजों को उन्होंने अपने पुस्तक में कोट किया है, लिखा है, उसको हम लोगों ने बात की, उसको हम लोगों ने देखा। लिखा हुआ है द कंपनी फोर्स्ड इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड इंडिगो टू प्रोवाइड चीप रॉ मटेरियल फॉर द लूम्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, अलग अध्याय में भी देख चुके हैं कि जो अंग्रेज थे वो, या फिर कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारतीय किसानों को, भारतीय एग्रीकल्चरिस्ट को फोर्स करती थी या फिर दबाव डालती थी कि उन्हें वैसे प्रोडक्ट को बनाने चाहिए जिससे ज्यादा पैसा मिले, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो सूत कपास हो, चाहे वो नील हो। और ये चीज ये लोग इसलिए करवाते थे ताकि ये रॉ मटेरियल के तौर पर इनके यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ ब्रिटेन में अलग अलग फैक्ट्रीज में प्रयोग होता था। Along with the destruction of the rural Indian economy, the British also destroyed Indian industry by the similar patronage tactics. रूरल इंडियन इकोनॉमी को तो इन्होंने, यानी कि अंग्रेजों ने बर्बाद कर ही दिया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले के अध्याय में देखा है। इसके साथ साथ इंडियन इंडस्ट्री को, यानी कि भारतीय और भी जो अलग अलग उद्योग थे, इसकी भी बर्बादी करने की ठेकेदारी इन लोगों ने अपने मन में ले ली थी, यानी कि और भी इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया था। दिस लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसी के कारण से भारत में औद्योगिकरण या फिर कहें तो गैर औद्योगिकरण या फिर कहें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पतन हो गया, या फिर कहते हो उद्योग का पतन हो गया। द स्कार्सिटी ऑफ इंडिजिनस कैपिटल कॉज्ड बाय द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड disrupted condition of the country because of the misrule of the British company made the revival of trade and industry impossible। अब कुछ चीजें हैं जिसके कारण से भारत के व्यापार और भारत के उद्योग को वापस स्थापित करना लगभग सा असंभव सा दिख रहा था। वो कारण क्या है? तो लिखा हुआ है द स्कार्सिटी ऑफ इंडिजिनस कैपिटल। अब जो कमी था हमारे पास, अगर कहें तो मुख्यतः बात करें तो पूंजी की, कॉज बाय द ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि हमारे देशों से हमारा जो पूंजी है वो अंग्रेज लेते चले गए और हमारे पास उसकी कमी हो गई। एंड द डिसरप्टेड कंडीशन ऑफ द कंट्री, और भारत की जो अवस्था थी, भारत का जो सिचुएशन था वो खराब हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज कंपनी का जो शासन था, जो शासक था, वो भारत को बर्बाद कर रहा था, जिसके कारण से भारत के ट्रेड और इंडस्ट्री यानी कि व्यापार और अलग अलग उद्योग को रिवाइव करना लगभग पुनर्जीवित करना लगभग असंभव सा दिख रहा था। द एक्सटेंट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ कैन बी विजुअलाइज फ्रॉम द फैक्ट दैट नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर एंड मीर कासिम हैड टू पे more than 5 million pound sterling to the company and its servant for gaining the throne of Bengal। अब क्या यहां पर कहा जा रहा है? यहां पर कहा गया यही है ना कि भारत के अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने लगभग सा पूरा कंगाल कर दिया था। और इसका उदाहरण स्वरूप अगर इसको देखा जाए तो एक उदाहरण यहां पर मिलता है कि किस तरीके से इन लोगों ने भारत के पैसे को लूटा था। तो इन लोगों ने नवाब ऑफ बंगाल के नवाब, यानी कि भारत के क्षेत्र के नवाब मीर जाफर और मीर कासिम को कहा था कि तुम्हें लगभग 5 मिलियन पाउंड, उस समय की बात कर रहे हैं, 5 मिलियन पाउंड जो है वो कंपनी को और कंपनी के लोगों को देना होगा ताकि तुमको हमारे शासन में फिर से बंगाल का नवाब बनाया जा सके। वही लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ कैन बी विजुअलाइज फ्रॉम द फैक्ट दैट नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर एंड मीर कासिम हैड टू पे more than 5 million pound sterling to the company and its servant for gaining the throne of the बंगाल। बंगाल को पाने के लिए, बंगाल की गद्दी को पाने के लिए इतने पैसे देने पड़ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लॉर्ड कर्जन का। तो लिखा हुआ है यहां पर लॉर्ड कर्जन के बारे में, यहां पर बात कर लेते हैं इसकी। तो लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं जो भारत में वर्ष 1894 में वायसराय था। वाज ऑफ द व्यू दैट, इसका विचार था, इसका मानना था, इंडिया इज द पाइवोट ऑफ आवर एम्पायर
if the empire loses any other part of its domination we can survive, but if we lose India the sun of our empire will have set। अब यहां पर वही कहा जा रहा है, लॉर्ड कर्जन का क्या विचार था, जो भारत का वायसराय था 1894 में, वो कह रहा था कि इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर, इंडिया जो है यह हमारे साम्राज्य का एक तरीके से कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इफ द एम्पायर लूजेज एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, इनका लॉर्ड कर्जन का कहना था कि अगर हमारा साम्राज्य अपने साम्राज्य का कोई भी क्षेत्र लूज कर देता है, यानी कि अगर खो देता है या फिर हार जाता है, तो भी हम लोग सरवाइव कर जाएंगे, तो भी हमारा एम्पायर जो है वो साम्राज्य जो है वो चलता रहेगा। बट इफ वी लूज इंडिया, लेकिन अगर ये अंग्रेज शासन यानी कि हम लोग, लॉर्ड कर्जन यानी कि हम लोग अगर इंडिया को हार जाते हैं, अगर इंडिया हमारे साम्राज्य से, हमारे हाथ से चला जाता है, हमारे नियंत्रण से चला जाता है, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट, तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा अंपायर का सन, हमारे साम्राज्य का सूर्य जो है वो अस्त हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड कर्जन का कहना था कि हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना चुके हैं, अपने साम्राज्यवाद के अधीन ले चुके हैं, उनमें से बहुत सारी चीजों को हार भी जाएंगे, छीन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे साम्राज्य को, लेकिन अगर भारत गया तो हमारा साम्राज्य जो है वो पतन की तरफ चला जाएगा। और ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि हुआ भी, क्योंकि 1947 में जब भारत गया या फिर भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, उसके बाद अंग्रेजों की आज क्या स्थिति है वो हम लोग बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि दुनिया में आज इंग्लैंड जो है वो किस स्थिति में पहुंच चुका है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मिलेंगे हम लोग जब अगली कक्षा में, तो अभी हम लोग को और भी बहुत सारी बातें इसमें करनी है, तो इस कक्षा को देते हैं विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।